हेलो एवरीवन। आइए अब हम करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं टेस्ट नंबर 11 पे। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन कैंडिडेट इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNIDROIT, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज। सवाल यह है कि पहली इंडियन वुमेन कौन कैंडिडेट है जिनको इलेक्ट किया गया है गवर्निंग काउंसिल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज में। पार्वती आनंद, संजय कृष्णन, उमा शेखर या सुधांशु भट्टाचार्य। सही जवाब है उमा शेखर। UNIDROIT यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज है कंट्रीज उसको हार्मोनाइज किया जा सके ताकि यूनिफॉर्म रूल्स बने। इंटरनेशनल कन्वेंशंस और जो मॉडल लॉज और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी गाइडलाइंस वगैरह जो हैं ये यूनिफाइड फॉर्म में हो। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। ये 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशंस के एक पार्ट के तौर पे। इसको री एस्टेब्लिश किया गया था 1940 में जब लीग का डिसोल्यूशन हो गया था। 2023 तक इसके 65 मेंबर स्टेट्स थे। इंडिया गवर्निंग काउंसिल का मेंबर रहेगा 2024 से लेकर 2028 तक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स बीइंग होस्टेड, यानी जो 8वां एडिशन है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का, वो कहाँ होस्ट किया जा रहा है? सियोल साउथ कोरिया, टाइपी ताइवान, मनीला फिलीपींस या बैंकॉक थाईलैंड। तो सही जवाब है बैंकॉक थाईलैंड। जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है वो एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जिसका मोटिव है कि इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन हो नेवीज हैं लिटोरल स्टेट्स के इंडियन ओशियन रीजन में। लिटोरल्स मतलब जितने भी रीजन्स जो जिनके तट हैं, और ये ओपन और इंक्लूसिव फोरम है ताकि डिस्कशंस हो पाए जितने भी मैरीटाइम इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग। इस प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो होगा जितने भी नेवी प्रोफेशनल्स उनके बीच में, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो और कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस मिल पाए। ये 2008 में कंसीव किया गया था ऐसा फोरम जहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन हो पाए। जो इनॉग्रल एडिशन था IONS का वो फरवरी 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था और इंडियन नेवी इसका चेयर रहा है 2 साल तक। 36 लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशियन में जिन्हें जोग्राफिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिटोरल स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स हैं जो कहीं ना कहीं उनके शोर्स हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें तट हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हु पब्लिश द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट, यानी किसने पब्लिश किया था 4th एडिशन का ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट का? इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो या यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। होमिसाइड का मतलब ये है किसी भी पर्सन को किल करना, किसी भी व्यक्ति को मारना, चाहे वो लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। होमिसाइड की टाइपोलॉजीज को एनालाइज करना वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स है इस रिपोर्ट का, इस स्टडी का। और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, किसी की होमिसाइड क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, या फिर इंटरपर्सनल होमिसाइड, सोशियो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होमिसाइड्स। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ऑन एन एवरेज 4,40,000 डेथ हुई हैं एनुअली 2019 से लेकर 2021 के बीच में। और अमेरिका हैज द हाईएस्ट रीजनल होमिसाइड रेट पर कैपिटा, वहीं अफ्रीका रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ होमिसाइड्स, यानी अफ्रीका में हाईएस्ट नंबर ऑफ होमिसाइड्स हुए हैं अगर एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो। मेन 81% ऑफ होमिसाइड के विक्टिम हैं और 90% ऑफ द होमिसाइड के सस्पेक्ट्स हैं वो। अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में एज द ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन, और ये कंबाइन किया गया था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम से और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन, जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिस है वियना में, और 2002 में इसको करंट नाम मिला। हेडक्वार्टर है इसके वियना में और एजेंसी का मेन फोकस है ट्रैफिकिंग और अब्यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स, क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस एटसेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टॉप स्टेट विद कंसंट्रेशन ऑफ टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 20-25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2024 इज, यानी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टैलेंट 20 से 25 साल की एज में किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। वी बॉक्स AICTE के साथ और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से मिलके इंडिया स्किल रिपोर्ट्स पब्लिश की, जिसमें
इंडिया की स्किल लैंडस्केप और जो इम्पैक्ट है एआई का उनको स्टडी किया गया। थीम थी इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन फ्यूचर वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सप्लाई डिमांड गैप है वो 60 से 73% है और वो इम्पोर्टेंट की रोल्स हैं जैसे डाटा साइंटिस्ट हो गया या डाटा आर्किटेक्ट हो गया, ऐसी पोस्ट में। केरला और तेलंगाना में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है एम्प्लॉयबल यूथ का और जो 22 से 25 साल की एज है उसमें लखनऊ का पहला नंबर है 88.89% में। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का और ये 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और एक कंट्री से बॉर्डर बनाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज, यानी यूनाइटेड नेशन ने 2024 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स या इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस? तो सही जवाब है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंटेंशन है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए, फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे नेशंस में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव कर पाए, ताकि कोऑर्डिनेट कर पाए हम मेंबर नेशंस के एक्शंस को। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टेब्लिश हुआ था ताकि फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वॉर न हो और इसका चार्टर इफेक्ट में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 193 सॉवरेन स्टेट्स हैं जो कि लगभग सारे सॉवरेन स्टेट्स हैं। अब इसकी 6 प्रिंसिपल ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। यूएन सिस्टम बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, यूनेस्को, यूनिसेफ एक्सेट्रा। जो इनके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो उस पोस्ट का नाम है सेक्रेटरी जनरल, जो कि करंटली एंटोनियो गुटेरेस के पास है, जो पोर्टुगीज पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट हैं। अब कैमलिट्स के बारे में देख लेते हैं। कैमलिट्स इवन टोड अंगुलेट्स हैं कैमलिडी फैमिली के। इवन टोड का मतलब या तो 2 टोज हो तो 4 टोज होंगे एक्सेट्रा, जैसे कि कैमल्स हो गए, लामास हो गए, अल्पाकास हो गए एक्सेट्रा। इनकी खासियत ये है कि ये अडाप्ट कर सकते हैं सूखे में और हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंट्स में। ये हर्बीवोरस हैं जिनकी गर्दन पतली होती है, स्लेंडर नेक्स होती है और लंबे पैर होते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत जरूरी है लाइवलीहुड्स के लिए, जो मिलियन ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे कैमलिट्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच इज द फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे पहली एंटिटी है जो लिस्टेड हुई है? अक्षय पात्र फाउंडेशन, सेवा मंदिर, सेव लाइफ फाउंडेशन या फिर उन्नति फाउंडेशन? तो सही जवाब है उन्नति फाउंडेशन। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो एक सेपरेट सेगमेंट की तरह काम करता है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में और ये सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स रेज करने में हेल्प करता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज भी जिसका इंटेंट सोशल है यानी सोशल वेलफेयर है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है सोशल एंटरप्राइज, और ये रिकॉग्निशन ही अपने आप में इनको एलिजिबल बनाता है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड या लिस्टेड हो पाए। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि 67% ऑफ द एक्टिविटीज, यानी जितनी एक्टिविटी करते हैं उसमें कम से कम 67% जो उनका ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए डायरेक्टेड होना चाहिए। इसी तरह वो इनएलिजिबल तब हो जाएंगे जब वो अपने कॉर्पोरेट्स पे डिपेंडेंट हैं 50% से ज्यादा फंडिंग के लिए। SGBS उन्नति फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2011 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये कंसीव किया था SGBS ट्रस्ट ने, जो कि बेंगलोर में है। इसके 3 ड्राइविंग प्रिंसिपल्स हैं कि अगर वो ट्रेन करते हैं किसी को तो उन्हें जॉब मिलनी चाहिए और वो इंक्लूसिव होने चाहिए सोसाइटी से और वो चेंज एजेंट्स होने चाहिए सोसाइटी के लिए, वो जहां से भी आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच बॉडी रिलीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, यानी दिए गए ऑप्शंस में से किसने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स को रिलीज किया है? नीति आयोग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? सही जवाब है नीति आयोग।
नीति आयोग ने डेवलप किया है फर्स्ट एवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, ताकि वो स्टेट्स को सेंसिटाइज कर पाए कि ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि 3 की एरियाज जो एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स के हैं उसके लैंड लीज रिफॉर्म्स लाएं और फॉरेस्ट्री ऑन प्राइवेट लैंड वाले रिफॉर्म्स लाएं। महाराष्ट्र को पहली रैंक मिली और गुजरात को सेकंड। ये इंडिकेटर रिवील करता है कि एग्री बिजनेस करना कितना आसान है और फार्मर्स को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मॉडर्न ट्रेड और कॉमर्स का फायदा उठा के अपनी सेल को या प्रोड्यूस को बढ़ा पाए। इस इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है, यानी जिसका मतलब है नो रिफॉर्म्स, और 100 है जिसका मतलब है कंप्लीट रिफॉर्म। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था एक नई इंस्टीट्यूशन ने, नीति आयोग ने, जो कि 1 जनवरी 2015 से काम कर रही है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका अप्रोच है बॉटम्स अप अप्रोच, और इसका विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और ये किस स्पिरिट से काम करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो चेयरपर्सन है नीति आयोग के वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। पुलिस ऑफ विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च व्हाट्सएप चैनल ऑफ इट्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कौन सी स्टेट पुलिस है जो फर्स्ट है जिसने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैनल अपने हेडक्वार्टर्स के लिए और सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या तेलंगाना? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर आता है। व्हाट्सएप, जिसको हम ऑफिशियली व्हाट्सएप मैसेंजर के नाम से जानते हैं, वो एक इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस है जिसे ओन करता है कॉन्ग्लोमरेट मेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द स्पेस मिशन, यानी दिए गए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से किसने स्पेस मिशन को लॉन्च किया है? ईएसए, जेएक्सए, नासा या रॉसकॉस्मोस? सही जवाब है नासा। फरवरी 2024 में नासा ने ये नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है पेस और फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोजॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, इसको लॉन्च किया, जो हमें मदद करेगा क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए वो कैसे वो ओशियन फाइटोप्लैंक्टन को अफेक्ट करते हैं ब्लूम करने से। सिमिलरली ये भी डिसाइफर करेगा कि कैसे जो एयर पार्टिकल्स हैं जैसे डस्ट और स्मोक वो क्लाउड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और अर्थ को वार्म और कूल होने में रोल प्ले करते हैं। बाकी कई सारे यूसेजेस हैं स्पेस डाटा के जो इकोनॉमी को और सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिविल स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, एरोनॉटिक्स रिसर्च के लिए और स्पेस प्रोग्राम के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए। ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये सक्सीड करता है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्डेड लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 मिला था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी? सही जवाब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो लीफ एरिक्सन अवार्ड्स हैं, जिनको हम कई बार एक्सप्लोरेशन अवार्ड्स भी कहते हैं, वो हर साल दिया जाता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा, जो कि आइसलैंड में है। किस लिए? उन अचीवमेंट्स के लिए जो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में काम आता है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, और यंग एक्सप्लोरर जिसकी एज 35 से कम हो, उसने अगर कोई अचीवमेंट पाई है एक्सप्लोरेशन में, या ऐसा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जिसने काम किया है प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री को। इसरो को अवार्ड मिला है उसके सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के लिए, और ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है जो पहली सॉफ्ट लैंडिंग है किसी भी स्पेसक्राफ्ट की मून के साउथ पोल पे। अब जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है और ये 15 अगस्त 1969 को फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर है और इसे ओवरसी करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो चेयरमैन है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। 1962 में तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को फॉर्म किया था, जो साइंटिस्ट हैं विक्रम साराभाई, उनके रिकमेंडेशन पे। 1969 में इसका नाम बदल के इसरो रख दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इसको लाया गया। हालांकि 1972 में गवर्नमेंट ने स्पेस कमीशन को सेटअप किया था और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर इसरो को लाया था।
आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन हो जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।